सैनिटरी पैड्स के एड पर एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे राइट कि इंक डाल के दिखाया जाता था। ओपनली नहीं दिखाते थे वो भी। क्यों नहीं दिखाते? वहाँ जब पीरियड आता है लड़की को, पहला पीरियड, तो वहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। उस लड़की को 4 दिन के लिए बाहर घास पे बिठाया जाता है। मम्मी के पीरियड के बारे में हम बात नहीं कर सकते, सिस्टर के बारे में हम कैसे हो जाएंगे। हम कहते हैं कि अरे लड़के कैसे रो रहे, लड़कों को नहीं रोना चाहिए भाई। और लड़कियों के लिए तो डॉल्स ही परचेज कीजिए, लड़कों के लिए आप गन्स लेकर आइए। हमने कलर्स को भी बांट दिया है, पिंक और फीमेल्स के लिए पिंक एंड ब्लू। क्यों बांटा हुआ है? मतलब कलर्स मेरे मुंह से निकला और आपने कहा पिंक ब्लू। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? भाई पूरा होता है। सबसे अच्छा खाना किसके हाथ का लगता है अंशिका? मम्मी। आप इंडिया के टॉप 2 शेफ्स के नाम बताइए। रणवीर और संजीव। तो जब मैं शेफ्स के नाम आपसे पूछ रही हूँ तो आप किसी महिला का नाम क्यों नहीं ले? ठीक समझ के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस स्कूल्स में होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने बेटे की सेक्स एजुकेशन पे खुद काम करती हूँ। Question which was asked by a toddler to me, ma'am, why do when women go to washroom, why do they sit and why do men stand? तो क्या कैसे जवाब देंगे आप? वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सब करते हैं, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता है। तो आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है या फिर कोई सुनना भी नहीं पसंद करता है। तो आज हमारे साथ है कृति मैम, जो कि एक टीवी एंकर भी है, एजुकेटर भी है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई है एंड मैम पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैम की आईडी मेंशन कर दूंगी, जाके आप स्क्रॉल करना और अच्छे से मैम के बारे में जानना। डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर देंगे बाकी सारी डिटेल। यस, तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? Thank you, Anshika. Thank you, Kulbhushan, for having me here on Raw Mic. I feel so humble. All gratitude to both of you and your entire team कि आपने मुझे बुलाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और आप मिलके रॉ माइक पर कुछ ऐसी रॉ चीजें के बारे में बात करेंगे जो सच में जिससे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हम निकालें आज। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप एक वुमेन है जो कि प्रोफेशनली इतना अच्छा वर्क कर रहे हो, आप टीवी एंकर भी हो, एजुकेटर भी हो और एक मॉम भी हो। तो मतलब इन सब चीजों को आप कैसे बैलेंस करते हो, प्रोफेशनल लाइफ को भी और फैमिली को भी? मैं शायद ऐसे ही मैनेज करती हूँ जैसे आप अभी ये पॉडकास्ट कर रही हैं। लाइफ में संतुलन बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसा भी हो। कुलभूषण अभी बैठ रहे हैं, अपनी स्क्रिप्टिंग देख रहे हैं, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले पूरा डिजिटल मैकेनिज्म यहाँ चेक कर रहे हैं। तो यही किसी भी पुरुष या किसी भी महिला की लाइफ में होता है। जब आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ की पर्सनल नीड्स भी होंगी, तो उनको भी आपको टेक केयर करना पड़ता है। आपकी फैमिली भी आपसे जुड़ी है, तो यही संतुलन है जो हमें बनाना होता है और हमारी लाइफ ठीक चलती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, कुछ वुमेन्स ना डर जाती हैं पहले कि फैमिली को भी मुझे संभालना है, मतलब ट्राई करने से पहले उनके पैशन है, लेकिन वो सोचेंगी कि नहीं बच्चों का भी देखना है और फिर मैं अगर ऑफिस भी जाने लगूं, तो वो कुछ चीज़ें जो आप उनको बोलना चाहोगे या फिर कुछ टिप्स उनको देना चाहोगे कि वो शुरुआत करें, वो घबराए ना ये चीज़ें सोचने से पहले? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हर वो महिला जो सपना देखती है उसको स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए, पर सोचना बोल्ड चाहिए, तो आपकी राह आसान हो जाती है। और आपके आसपास का जो घर का या ऑफिस का आपका प्रोफेशनल जो भी सेटअप होगा, फिर वो अलाइन होके आपको मदद करने लगता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये आपको तय करना होगा कि मेरे लिए हुए जो कदम हैं या जो मैंने सोचा है अपने करियर के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, वो मुझे बोल्डली आगे फॉलो करना है। मैं किसी भी बात पर लेट डाउन नहीं करूंगी। तो वो अफर्मेशन आपको खुद से माननी होती है। पहली स्वीकार्यता आपकी खुद से होती है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि मतलब मेरा मानना ये है कि हमेशा मैंने यही सुना है कि कोई मैन सक्सेसफुल हो जाता है, कहते हैं कि वुमेन का उसके पीछे हाथ है, हमेशा होता है। तो मेरा ये भी मानना है कि वुमेन के पीछे भी एक मैन का एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो उसकी फैमिली या फिर उसका हस्बैंड, भाई, उसके फादर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका क्या मानना है कि सपोर्ट, क्या सच में एक सपोर्ट चाहिए होता है वुमेन को? मैं 200% आपकी बात से वाकिफ होती हूँ। बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा।
आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे पीछे एक पूरी पुरुषों की फौज है, मेरे पिता की, मेरे भाई की, मेरे पति की, मेरे बेटे की, मेरे दोस्तों की, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जिनकी वजह से मेरी बैकबोन सीधी है और मैं जमाने में खुल के परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि फेमिनिज्म एक अग्रेसिव फॉर्म है जहां पर सिर्फ फीमेल लीड करे और फीमेल ही हर डिसीजन ले, फीमेल ही आगे दिखे, फीमेल ही बोले, फीमेल ही सवाल पूछे, तो मुझे लगता है वो गलत है। क्योंकि फेमिनिज्म और पेट्रियार्की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप दोनों हैं बैठे हुए, बैलेंस कर रहे हैं इस डिस्कशन को, एक सवाल आप पूछ रहे हैं, दूसरा सवाल वो पूछेंगे। तो ये बैलेंस, संतुलन जो मैं बार बार घूमकर जिस पर आ रही हूँ, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, मैंने अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति को जब मैं देखती हूँ कि एक हिस्सा पुरुष का और एक हिस्सा नारी का, वही संतुलन हमें अगर जीवन में हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि ये जो फेमिनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां हम महिलाओं को लीड करने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ पेट्रियार्की, पितृसत्ता, जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। शहरों में रहने वाली लड़कियां तो शायद कुछ हासिल कर पा रही हैं, पर अगर हम दिल्ली एंड बियॉन्ड एनसीआर जाके देखें, विद इन दिल्ली भी, विद इन एनसीआर भी, ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसी बहुत से स्फीयर्स हैं सोसाइटी के जहां आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, जहां उनको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं आवाज उठाने के या अपने लिए डिसीजन लेने के, और चाहे वो उनके करियर के लिए रिलेटेड ही हो। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो एक सक्सेसफुल लेडी हो या वो एक सक्सेसफुल मेल हो, तो दोनों के ही पीछे 50-50% एफर्ट्स, ऑफ कोर्स, मतलब वो सपोर्ट सिस्टम में उसको कहूंगी होता है, मेरे पीछे भी है और आपके पीछे भी यकीनन होगा। अभी जैसे कि मैं कॉलेज से निकला हूं ना, तो मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, काफी सारी फीमेल्स हैं, वो बोलती है कि अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, अब मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वर्ड उन्होंने यूज करा ना कि मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या मानती हो? डिपेंडेंसी बहुत तरह की होती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, थॉट से भी आप किसी के प्रति डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये तो फिगर आउट करने की आवश्यकता है। जब वो डिपेंडेंसी की बात कर रही हैं या इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये चर्चा हो रही है, तो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है? क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि क्या मैं अब कमाने लगी हूं तो मुझे किसी की नहीं सुनना है? वो फाइनेंशियली भी और किसी भी के, मुझे अब किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, अब मैं दूसरे शहर में रह रही हूँ, अब मुझे कोई टोकेगा नहीं और मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये आज की जो आपकी जेनजी जनरेशन है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, मेरे बैचमेट्स की बात है ये। नहीं, वो ठीक है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो आजकल, क्योंकि अब मुझे बताया गया कि मैं स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा एक हाथ है, तो मैं 95 के बाद की जब कुंडलियां देखती हूँ बच्चों की, जो कि लगभग आपके आसपास के एज ग्रुप के हैं, जो अभी कॉलेज में आए हैं या पास आउट हो रहे हैं, जो इस तरीके से, एक बहुत स्ट्रेसफुल कुंडलियां मेरे सामने पिछले काफी दिनों में आई और अजीब तरीके का एक भटकाव। इस भटकाव को मैं ऐसे कहूंगी कि आपके आसपास जो जनरेशन है वो क्लूलेस है, उसको ज्यादा मालूम नहीं है कि करना क्या है। आप बहुत इन्विजन्ड, बहुत बहुत क्लियर है आपका थॉट प्रोसेस कि आपने एक चीज अपने लिए डिजाइन की और आप पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई पूरी करते हुए ही एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में ध्यान दे रहे हैं, गेस्ट्स को बुला रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उसका अच्छा प्रोडक्शन दे पा रहे हैं समाज को। पर ऐसे बहुत से 20, 22, 24, 25 साल के मैं बच्चों को जानती हूँ, डिफरेंट प्रोफेशन से आने वाले या डिफरेंट पढ़ाई किए हुए, कि वो क्लूलेस हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर अपने आप में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि करना क्या है। तो ये सब कह देना भर मुझे लगता है ठीक नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक पहलू हो सकता है किसी के भी जीवन का, पर ऑन द अदर हैंड इमोशनल डिपेंडेंसी उन सब लड़कियों की किस किस पर है। आज पिता की तबीयत खराब हो जाए या पिता डांटने लगे, भाई बाहर जाने से मना कर दे, मतलब ऐसे तमाम एग्जाम्पल है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो हम उसको नहीं नकार सकते हैं। ये वही सच्चाई है जिससे वो पीछे हटते हैं, मुंह मोड़ते हैं, सूनर और लेटर वापस वहीं आते हैं।
और ये हम सबको सबक लेना चाहिए, आपको भी मुझको भी। एक बड़ा हमने सेटबैक देखा पैंडेमिक के टाइम पर, जब सारी दुनिया बंद हो गई, हम लोग घरों में कैद थे, तो इमोशनल डिपेंडेंसी उस समय बहुत ज्यादा थी एक दूसरे पर, वीडियो कॉल्स करके, कहीं थाली बजा के, कहीं कम्युनिटी बिल्टअप करके। तो इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है इस जन्म में। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे चोट लगती है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैं तो इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरा अगर चोट लग गई ना, तो अंदर से निकलता मम्मी अपने आप याद आती है, वो अंदर से निकलता होता है कि चोट लगी है तो अब मुझे मम्मी की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है। देखिए ये तो बाय डिफॉल्ट सबके अंदर है, क्योंकि पहली शिक्षिका माँ होती है, पहली केयर टेकर माँ है, सब कुछ हम पहला माँ से सीखते हैं। हालांकि हमारे जीवन में मम्मी पापा दोनों की ही भूमिका अहम होती है, पर फिर भी जो इमोशनल कनेक्ट है ना, हमारा हार्ट चक्रा यहाँ होता है, तो हार्ट चक्रा जो है वो सबसे पहले अगर याद दिलाता है तो वो बाय डिफॉल्ट माँ की, क्योंकि आप अपनी माँ के ब्लड के एकमात्र एक कण हैं जिससे बने हैं आप। तो आप इस जन्म में, अपने इस जीवन में और मरने के बाद भी उस सोल से अलग नहीं हो सकते हैं जिसने आपको जन्म दिया है। इसलिए वो पहली आह जब निकलती है चोट के बाद, तो वो माँ के नाम की निकलती है। और हम जितना भी अलूफ होने की कोशिश करें कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए, अब हमारी दूसरे शहर में नौकरी लग गई है, पर जब कोई नहीं होता है तो हम तरसते हैं उस साथ को, उस बात को, दोस्तों को, सोशलाइजिंग को। और कोविड के टाइम में ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो बाहर भी पढ़ाई कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, पर सिर्फ इसलिए इंडिया लौट कर आए कि हमें परिवार के साथ रहने को मिलेगा। तो जब तक लाइफ में वो मजा है, वो फेज है, कॉलेज के तुरंत बाद वाला, तो हमें लगता है कि घर से दूर रहना शायद हमारे लिए अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म में व्हेन यू हैव टू लीड योर लाइफ, जब आप अपना करियर बना रहे हैं, तो शायद वो आपको एक इमोशनल स्ट्रेस देगा, आपको परेशान कर सकता है वो अलग अलग पहलुओं पर। तो इसलिए हमारी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हम इस समाज में हैं, आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, आप मेरे जीवन से जुड़ी आज बातों को चर्चा करके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, एक बड़े स्पेक्ट्रम पे समाज की मदद करना चाह रहे हैं। आप चाहे ना चाहे, आप एक बहुत बड़ी चेन से जुड़े हुए हैं समाज की, अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है? आपको सबकी जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है। तो ये कह देना मात्र मुझे लगता है ठीक नहीं है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन दिस सोसाइटल फ्रेम। अभी जैसे मेरा एक दोस्त था, वो अभी नौकरी करता, उसकी लगी थी, वो शुरू में काफी खुश था, तो 1-2 महीने बाद ना उसकी तबीयत खराब हो गई। जब रात को उसको फीवर हुआ ना, उसने कॉल करके बताया कि भाई मुझे घर की याद आ गई। इस टाइम मेरी माँ होती ना, वो मेरा सर दबाती, मुझे पानी देती, मेरा ख्याल रखती। तो डिपेंडेंसी जो है ना, वो पता चल जाती है, पता चल जाती है। तो आज अगर किसी की जॉब लग रही है अंशिका, और वो ये कह देते हैं मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल, वो बहुत मोमेंटरली है, वो बुलबुले जैसा है, पानी का एक बुलबुला जो कभी भी फट सकता है। आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आपको पहली याद अपने परिवार की और अपने दोस्तों की आएगी कि कोई मुझे देखने आए। आप इमेजिन करें कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और सिर्फ आप अर्न करते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप खुद जाएंगे क्या? डॉक्टर से आप खुद डील करेंगे? और मेरा तो ये मानना है, उन पैसों का क्या करेंगे? क्या ही करेंगे? क्योंकि जब मैं भी जैसे अर्न करती हूँ, मैं भी सबसे पहले ये सोचती हूँ, जब मेरी सैलरी आती है, अरे मम्मी के लिए क्या लेके जाऊँ, घर जाऊंगी अब मैं, या पापा के लिए क्या लेके जाऊँ, मेरा छोटा भाई है उसके लिए क्या लेके जाऊँ जो वो खुश हो जाए। तो हम खुद चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें। तो मुझे नहीं लगता डिपेंडेंसी कभी खत्म हो सकती है, ये मानना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों की मैंने यही सोच देखी है कि अगर मेरे पैसे होंगे, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी, तो फिर फैमिली कहाँ गई? देखिए, फिर मैं बताऊंगी, आप सिर्फ एक पहलू की बात करें जो कि फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट होना है, नौकरी लगकर सिर्फ पैसा कमाना है, पर उसके साथ ही आप बहुत पहलुओं पे बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। इट्स नॉट जस्ट द फैमिली जिसके आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, उससे तो हम इस जन्म में जुड़े ही रहेंगे, पर उसके अलावा हमारी सेगमेंट अलग अलग होती है। हम अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड से, कोई हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम अपना डे टू डे शेयर कर रहे होते हैं, कोई हमारे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कि हम फेमिनिज्म की और पेट्रियार्की की बात तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन आप जैसे कि स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हो, आपने बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो आपने देखे होंगे कि यंग बच्चे भी ऐसा सोच सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आपने मिथ सुनी है या फिर आपको लगता है कि अलग सोच है? कौन कौन से मिथ सुने हैं? हजारों।
मतलब आपने और मैंने, हम सबने मिलकर, और जो कि स्कूल और कॉलेज जाने से बियॉन्ड पहले ही शुरू हो जाता है। हमारी अपब्रिंगिंग के दौरान ही घर में ही हम ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने कोट करते हैं। जब हम कहते हैं कि अरे लड़के कैसे रो रहे, लड़कों को नहीं रोना चाहिए भाई, और लड़कियों के लिए तो डॉल्स ही परचेज कीजिए, लड़कों के लिए आप गन्स लेकर आइए। और हमने कलर्स को भी बांट दिया है, पिंक और फीमेल्स के लिए। या पिंक Pink एंड blue. ब्लू। क्यों बांटा हुआ है? मतलब कलर्स मेरे मुंह से निकला और आपने कहा पिंक ब्लू। हाँ, पता नहीं क्यों मैंने भी बचपन से पता नहीं, देखता आ रहा पता नहीं। पता नहीं, हमें पता ही नहीं है। और मेरा भाई, मैं आपको बताऊंगी इसी बात पे, मेरा भाई पिंक नहीं पहनता है बिकॉज वो बोलता है कि उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे कि तूने पिंक कलर पहना है। Which is very wrong. मैं भी या। पिंक कलर की शर्ट वगैरह नहीं लेता था, क्योंकि अगर मैंने ले ली ना मेरे दोस्त मजाक बनाएंगे। सिर्फ इस डर से मैं पिंक कलर की शर्ट या टी शर्ट नहीं खरीद पाता था, लेकिन बाद में मैंने शुरू करा। आज के बाद आपके दोस्तों को आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप उनसे सवाल पूछिएगा, क्या प्रकृति ने, मदर नेचर ने जो रंग हमें दिए हैं उनपे कोई मेल फीमेल बटा हुआ है? नहीं। सभी रंग सभी के लिए हैं, तो ये बांटे किसने? हम आपने, लोगों ने। मैंने, हमने। हाँ, हम सब क्या सोच के बांटे? सॉफ्ट कलर्स हमने फीमेल्स के लिए रख दिए, हार्श शेड्स, डार्कर शेड्स हमने मेल्स के लिए रख मेल्स के दिए, लिए रख दिए। सिर्फ हमारी साइकोलॉजी के तहत। कहीं छपा हुआ है किसी किताब में नहीं। कि पिंक लड़के नहीं पहनते हैं? तो ये क्या था? ये स्टीरियोटाइप था जो समाज में कहीं था, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, हमारे आपके मन में लिखा है, और हमने पिंक और ब्लू बांट दिया। मैं बहुत झगड़ती हूँ लोगों से जो खिलौने की शॉप पर होते हैं। द मिनट आई एंटर एंड लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए चाहिए, तो आपने खिलौनों को भी बांटा हुआ है, आपने रंगों को बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है? जब प्रकृति आप से बाइज्ड नहीं है तो आप जेंडर के प्रति कैसे बाइज्ड हैं? ये मेरा सवाल होता है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से। आई रिमेम्बर अ वेरी रीसेंट डिस्कशन मैंने अपने बेटे के स्कूल में ही किया था, और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी ही है, मेरे बेटे ने, मैं याद करूं तो बहुत अर्ली इयर्स, जो पहली क्लास होती है, क्लास में कोई एक फ्लावर या कुछ एक बो दिया जा रहा था, तो टीचर ने उसको ब्लू दिया, तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया, मैम व्हाई नॉट पिंक टू मी? क्योंकि उसको पता है उसकी मम्मा उसको समझा के भेजेंगी घर से। और ऐसी स्टीरियोटाइप्स एक नहीं 1000 हैं हमारे आसपास। लड़के क्यों नहीं रो सकते अंशिका? हाँ, बोलते हैं मर्द को क्या- दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? भाई पूरा होता है। सच में। इमोशनल हर इंसान होता है, सबके मतलब- पास दिल है, सबके पास इमोशंस है, पर आपने ये सब बोल बोल के लड़कों को ऐसा बना दिया दैट दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, दे हैव टू लुक वेरी मैनली। लड़के कैसे रो सकते हैं? लड़कों को सिर्फ जग पे जाना होता है। अगर रोना आ रहा होगा ना, वो रोएगा नहीं कि सब मजाक बनाएंगे। ये क्योंकि देखता हूँ ना मैं, अगर कोई लड़का रो रहा है ना कॉलेज वगैरह में हमारे, अबे तू रो रहा है, तू लड़की है क्या? हाँ, ये बोला जाता है। कितना ये मैं अपने कॉलेज का बहुत। बता रहा हूँ, मेरा ये जो रियलिटी है। Yes. कितना गलत है जब आप इस स्टीरियोटाइप को की बात करते हैं कि लड़कों को सिर्फ खिलौनों में गन्स दिलाई जाएंगी और लड़कियों को सिर्फ डॉल्स दी जाएंगी। तो कुलभूषण, आप मुझे बताएं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को हम सबने जब स्क्रीन पे देखा, कैसा गर्व से सीना हम सबका भरा हुआ था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखकर हम सब कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। क्या वो स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं करती है इन खिलौनों की? किया। रिसेंट तो एग्जांपल है। क्या वेरी रिसेंट जो भी चल रहा है हमारे देश में, उससे हम बता सकते हैं। आप भले ही मूवीज बनाइए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा जगत है जो सबसे पहले सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है। आप कह सकते हैं कि हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम नहीं है, पर स्टिल देयर आर ह्यूज गैप्स जो हमें अभी फिल करने हैं। आपकी व्यवहारिकता में आपके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ऐसा है, आप कह देते हैं अरे तू लड़की हुई इस तरह क्यों रो रहा है? रो सकता है इंसान, जब उसके दिल पे कोई बात बुरी लगेगी तो आंख से टपक सकती है। व्हाट इज द हार्म इन इट? लड़का भी मेरा इंसान है, भाई- लड़की भी इंसान है। एब्सोल्युटली। मेरा emotions. भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो बहुत, अगर मैं उसको थोड़ा सा भी डांट दूं वो बहुत जल्दी रो पड़ता है। तो उसको भी सब यही बोलेंगे कि तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। मैंने उसको अभी से समझाया हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, सब यही बोलेंगे, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुननी है। तुम इमोशनल हो, तुम्हें रोना आ रहा है, तुम रो,
क्योंकि अगर तुम अंदर का नहीं निकालोगे मैम तो वो अंदर ही अंदर वो अपने आप में ही रखेगा, वो नहीं रो Absolutely. पाएगा। वो एक और वो बड़े level आगे का चल के stress देगा उसको। वुमेन्स वुमेन्स स्ट्रांग होती है, हाँ वुमेन्स इमोशनली भी बहुत वीक होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें बहुत चीजों में होती है, लेकिन वो बोल लेती है मैम, वो एक्सप्रेस करती है अपनी चीजें, लेकिन मैन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से उनको क्या बोलेंगे, तुम्हें रोना नहीं है। और मुझे अपने भाई को बिल्कुल ऐसा नहीं देखना था, मैं उसे अभी से बोलती हूँ तुम्हें रोना आ रहा है तुम रो, तुम्हें कोई कुछ भी बोले तुम रो बैठ के, क्योंकि वो Which is very बहुत good. रोता है। Which is very good. हाँ। क्योंकि expression is very important in any form of emotion. बिल्कुल। आप गाएं, बजाएं, पेंटिंग करें, हम्म। आप शब्दों के जरिए अपना एक्सप्रेशन लेके आए, क्योंकि वो जो स्ट्रेस है उसका निकलना बहुत जरूरी है, वरना थोड़ा सा एक्यूट स्ट्रेस ही कल को डिप्रेशन बनता है। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कोई उनको सुन ले। ऐसे बिना बहुत जज से करे। साइकोथेरेपी लेवल के मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं प्राणिक हीलिंग के लिए, जो बात करते हैं, कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्ब है, कुछ डिवोर्स केसेस आते हैं, तो वो सिर्फ फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर अपनी बात बता रहे होते हैं जो कोई और नहीं सुन रहा है। सो फॉर देम आई डोंट स्पीक, आई बिकम अ लिसनर देन। कमिंग ऑन टू व्हाट यू आर आस्किंग, और हमने स्टीरियोटाइपिंग की बात की, इस पॉडकास्ट का फॉर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं आज। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ठीक है। जवाब देंगे। सबसे अच्छा खाना किसके हाथ का लगता है अंशिका? मम्मी। माँ के हाथ का खाना। माँ के हाथ का। कुछ बताइए, मम्मी सबसे अच्छा क्या बनाती है? मेरी मम्मी भिंडी बहुत अच्छी बनाती है। आपकी मदर? पनीर, क्योंकि मुझे पसंद है तो ठीक है। और मुझे मेरे मामा के हाथ की पकौड़ी भी पसंद है। मामा के हाथ की? मामा जी के हाथ की? मामा जी भी खाना बनाते हैं, विच इज वेरी गुड। बहुत टेस्टी। चलिए, आप इंडिया के टॉप 2 शेफ्स के नाम बताइए मुझे। एक तो संजीव कपूर, ओके ठीक है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, रणवीर। ओके, उनका सरनेम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन रणवीर और संजीव। ठीक है, आप बताइए। मुझे एक ही पता था, वो बता दिया, संजीव कपूर। हाँ, संजीव कपूर। जब हमारी आपकी मम्मियाँ, मेरी भी मदर, मतलब मुझे अपनी माँ के हाथ से बेहतर खाना कहीं का नहीं लगता। तो जब हमारा पहला थॉट प्रोसेस ये होता है कि मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है, तो जब मैं शेफ्स के नाम आपसे पूछ रही हूँ, तो आप किसी महिला का नाम क्यों नहीं ले पाए? राइट। हाँ। क्यों आपकी काउंटिंग में पुरुषों के नाम आ रहे थे? सोचा आपने कभी? आज सोच रहा हूँ। सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्यों? मैं रीजन बताती हूँ आपको क्यों। जब तक खाना घर में बन रहा है और महिलाएं बना रही हैं और सर्व कर रही हैं, तब महिलाएं अच्छा खाना बना रही हैं। बट व्हेन द फाइनेंस इज इन्वॉल्व, जहां पैसा कमाने की बात आई, तो पुरुषों ने वो जगह भी महिलाओं से ले ली जो कंप्लीटली 200% महिलाओं की थी। खाना बनाने के नाम पर अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के या हिंदुस्तान के 5 बड़े शेफ्स के नाम बताएं, तो आप पुरुषों के नाम ले रहे हैं। हालांकि मास्टर शेफ महिलाओं ने भी जीते हैं, मैंने देखा है, फिर भी हमारे जहन में रजिस्टर्ड सिर्फ मेल के नाम है। क्यों? क्योंकि वो वहां कमा रहे हैं। जब कमाई की बात आई तो हमारे लड़के आगे भेजे गए। हाँ। भले ही मम्मियां घर में खाना अच्छा बना रही थी, हाँ। दीदियां बहुत अच्छे कॉन्टिनेंटल्स बना रही थी, इटालियन सर्व कर रही थी, स्नैक्स अच्छा हो रहा था, पर ये दुविधा है हमारे समाज की, जो कि आज ब्रेक हो रही है। ऐसा नहीं है, पर स्टिल मैं यही कहूंगी कि कुछ कदम हम चल चुके हैं, पर अभी हमें मीलों चलना बाकी है। अभी हमें बहुत गैप्स फिल करने हैं। तो इक्वालिटी एक दिन में नहीं आती है, उसको आपको रोज जीना पड़ता है। आज अगर आप 2 लोग मेरे सामने बैठे हैं, इक्वली मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग मी आई एम एन एम्पावर्ड फीमेल, जो मैं आपके सब तरह के सवालों का जवाब दे रही है, तो इक्वालिटी एक तरीके की आप इसी प्लेटफॉर्म पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल सेट करने होते हैं अपने खुद के व्यवहार से, खुद वो जीकर, चाहे वो छोटे छोटे स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की बात हो, पिंक ब्लू की बात हो, टॉय परचेज की बात हो, तो ये आपको बताना होता है दुकान पर खिलौने बेचने वाले को और खरीदने वालों को भी। एक चॉकलेट आती है, मैं नाम नहीं लूंगी, यूट्यूब के अपने नॉर्म्स हैं, आई वुड नॉट टेक द ब्रांड नेम, पर एक चॉकलेट आता है सर्कुलर फॉर्म में, उसमें सिर्फ चॉकलेट होता है, बच्चों के लिए एक टॉय होता है, पर वो गुलाबी और नीले रंग में आता है। राइट। तो कोई
बच्ची, कोई बिटिया वहां जाएगी शॉप पर तो वो इमीडिएटली पिंक की तरफ हाथ बढ़ाएगी, कोई लड़का जाएगा तो वो ब्लू की तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो आप समाज में परोस ही ऐसी चीज रहे हैं जो ऑलरेडी बाइफरकेट कर रही है। तो जेंडर सेंसिटिविटी कैसे कम होगी या कैसे ठीक होगी? वो मेरे और आपके व्यवहार से ठीक होगी, वो आपके घर से ठीक होगी। अंशिका, जब आप अपने भाई को कहेंगी रोना आ रहा है तो रो लो, कोई बात बुरी लगी है बोल दो। अगर अंशिका ये कहने लगे ये नहीं रो सकता क्योंकि ये लड़का है, तो वो जाती होगी उसके इमोशंस के साथ। एक वो इंसान जो है उसके इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ करनी है तो वो आपको नहीं करना है। जैसे हमारी महिलाएं सेंसिटिव है वैसे हमारे पुरुष भी सेंसिटिव हो सकते हैं, उसको सहजता से हमें अपनाना होगा। और पहली प्रैक्टिस शुरू होती है आपके खुद के घर से। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे ये अपने भाई का बता रही है, अगर अपने भाई को नहीं समझाएगी तो फ्यूचर में जाके वो अपने बच्चे को भी वही बताएगा जो उसने अपने पेरेंट्स से सीखा है। अगर उसके पेरेंट्स ने नहीं टोका, जैसे अंशिका नहीं टोकती है कि तुम भी रो सकते हो, तो वो भी अपने बच्चों को बोलेगा कि तू लड़का है तू रो क्यों रहा है। तो ये जो ना अगर यहाँ पे चेन ब्रेक कर दिया ना तो आगे से कितनी सारी चेन ब्रेक होगी सिर्फ एक को समझाने की वजह। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं अगला सेंटेंस पे यही कवर करना चाहती थी कि ये चेन ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इवेंचुअली देखा जाए अंशिका का भाई जो आज स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा होगा वो क्या है, वो आने वाले समय में एक पिता होने वाला है, पति होने वाला है, वो इनका भाई है, किसी से और कोई और नाता बनेगा, रिश्ते जुड़ेंगे। तो when we say, see, I'm also mother of a son, of a 7-year-old son. So it's not just my son who I'm raising. मैं सिर्फ अपना बेटा नहीं पाल रही, मैं आने वाले भविष्य में जो एक पति बनने वाला है, पिता बनने वाला है, एक भाई होने वाला है, उसको आज रेज कर रही हूँ। तो उसको सेंसिटिव करना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो लड़के जो हैं वो घर से ही सेंसिटिव किए जाएंगे, और क्यों ना सेंसिटिव किए जाएं। मैं इस चीज को ऐसे बताती हूँ आपको कि आप जितने कैजुअल अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स या आपके जो जेंजी सुनना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप होते हैं, क्या आप अपनी बहनों के लिए उतना सेंसिटिव होते हैं कुलभूषण? मैं तो सिंगल हूँ। सिंगल चाइल्ड है आप? नहीं सिस्टर है, मतलब ऐसा जैसा आपने गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया है। अच्छा, ओके। उसलिए वो बोला। चलिए, वो तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रही थी क्योंकि आपके शायद ऑडियंस वो सुनना चाहेंगे। करेक्ट। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, अंशिका फॉर दैट मैटर, हम एक चीज विजुलाइज करते हैं। अंशिका की आज तबीयत बहुत खराब है, वो इस पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बैठ नहीं पाएंगी, उनका पीरियड आ गया है, वो हेविली ब्लीड कर रही हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं। व्हाट विल यू डू कुलभूषण? मैं बोलूंगा कि चलो मैं कर लेता हूँ पॉडकास्ट। चलो, आप ऐसे काम में मदद कर देंगे। यही चीज घर पर आ रही हूँ बहन के साथ, तो आप क्या करेंगे? बोल दूंगा कि आराम कर लो थोड़ा। क्या आपकी सिस्टर आपसे बोल्डली इस बारे में बात कर पाती? नहीं। Here is the gap. जब एक वर्किंग प्रोफेशनल फ्रेंड आपके साथ अपनी बात व्यक्त कर सकती है कि आज मुझे पीरियड है, आज मैं काम थोड़ा कम करूंगी, आज तुम काम मेरे हिस्से का भी संभाल लेना। वहीं जब आप शाम को घर जाते हो और पीरियड में हेवीली आपकी सिस्टर ब्लीड कर रही है, तो ना उनको बोलने की आदत है, ना प्रवृत्ति है कि हमें सिखाया बताया ही नहीं गया। और आप कैसे सुन लेंगे? आप सुन ही नहीं सकते। कभी घर में बात ही नहीं हुई ना उस बारे में। पर्दा बहुत बड़ा है ना हमारी आंखों पर। इस बात से मैं आपको बेशर्म होने के लिए नहीं कह रही हूँ अंशिका। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आगे जाके बात करनी है, पर आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अपने व्यवहार में लाना है, चीजों को सहज करना है। अगर आप घर जाके अपनी बहन की स्थिति देखकर ही समझ पाते हैं शायद आज तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो कम से कम समझ के यही कह दे कि तुम आराम करो, मैं पानी का ग्लास दे। क्योंकि हमारे बहुत सारे माइंडसेट है ना, मतलब हम जाते हैं तो घर में फीमेल्स ही सर्व कर रही होती है। पानी भी दीदी, बच्ची, मम्मी, आंटी, चाची, ये सब लेके आती है। तो हमें उन नॉर्म्स को ब्रेक करना चाहिए अपने व्यवहार से। और ये एक सटीक एग्जाम्पल है कुलभूषण ये कह देने का कि क्रांति तो इस जगत में आ गई है। लोग अपनी नीड्स के बारे में बात करते हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या आपकी जेंजी को आज क्या चाहिए अपनी जरूरतों के लिए, वो बहुत वोकल है। बट वो बहुत डिलेमा में है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मेरी वो जनरेशन थी जो आज पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटिंग में है,
कि मैं संतुलन बना रही हूँ, मैं ब्रिज हूँ उस जनरेशन के बीच में जो मेरे माता पिता की थी, जिसने डिजिटलाइजेशन नहीं देखा, जो बिल्कुल मैनुअल दौर से आई। आप वो जनरेशन है जब 2000s के बाद उसके आसपास चेंज आ रहा था, एक ट्रांजिशन में थी दुनिया, और मैं उसके बीच वाली हूँ जो संतुलन बिठा रही है सब में, आप में, अपने बेटे में आज, और अपने माता पिता में भी, और मैं सबका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इन माय टॉक अगेन एंड अगेन, दैट दिस बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, इन रिलेशनशिप्स। मेरे माता पिता ने या आपके माता पिता ने भी फॉर दैट मैटर, घरों में हमारे यहाँ माहौल वैसा नहीं है कि हम खुल के बात करें। हम कैसे बात कर पाएंगे पीरियड्स के बारे में? एक भाई अपनी बहन से कैसे कह सकता है कि तुम्हारे लिए हॉट वाटर बॉटल लेकर आऊं क्या, तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द है आज, मेरे भाई क्रैम्प्स तो नहीं आ रहे? सो दैट्स वो बहुत छोटा है। मैंने उसे मतलब कभी कभी मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ सच में, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी थोड़ी सी वो है ना, वो उन वाली जनरेशन के, तो वो ज्यादा नहीं बात कर पाते, लेकिन मुझे पहले से ही था कि मुझे अपने भाई को ऐसा बनाना है कि आगे चल के वो किसी भी रिश्ते में जाए तो उस चीज को अच्छे से संभाल पाए। तो जब भी मेरा दर्द होता है, हाँ वो सही से समझ नहीं पाता है ना, कभी मैंने उसको ज्यादा मतलब ऐसे क्लियरली बताया, लेकिन उसको पता है कि आज मेरी तबीयत खराब है। उसको इनडायरेक्टली पता है, वो मुझसे बोलेगा नहीं, लेकिन वो क्या बोलेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है दीदी, मैं दवाई ला के दूं, पानी ला के दूं, हॉट वाटर बॉटल ला के दूं, व्हिच इज वेरी गुड। हाँ हमेशा सेंसिटिव भी कुलभूषण अगर हम अपने आसपास के लड़कों को, बनाए, यंग जनरेशन को बनाएंगे, तो हम अपने समाज में बदलाव ला पाएंगे। और ये बेशर्मी नहीं है, ये जरूरत है। आपको बताना चाहूंगी, अब तो चीजें बदल गई हैं फिर भी बहुत हद तक, पर एडवर्टाइजमेंट भी अगर सैनिटरी पैड्स का टीवी पे आएगा तो टीवी चैनल को चुपचाप बदलने का दौर था। हाँ। आज भले नाउ पीपल आर वेरी वोकल, और आज एक क्लिक पर आपको आपके जो ऑनलाइन डिलीवरी एप्स हैं वो आपकी जरूरत की सभी नीड्स आपको पहुंचा देती हैं। इफ यू आर गेटिंग योर पीरियड राइट अवे अंशिका, और आपके पास कोई भी अभी ऐसा साधन सामान नहीं है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है, आप फोन खोल के ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से अभी मंगाएंगे, 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा, जो कि पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो हम अवेयर तो हुए हैं, पर एट द सेम टाइम वो टीवी चेंज करने वाला जो जमाने वाली जनरेशन थी, पेरेंट्स वाली, जो एक सैनिटरी पैड का एडवर्टाइजमेंट आते ही चैनल बदलती थी, और हम इतने भी सहज नहीं थे पहले कुलभूषण। हम सैनिटरी पैड्स पर इंक डालते थे, देखा है आपने? यस, ब्लू कलर सैनिटरी पैड्स के एड पर एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे राइट कि इंक डाल के दिखाया जाता था। ओपनली नहीं दिखाते थे वो भी। क्यों नहीं दिखाते? हाँ। हम ब्लीड करते हैं, हाँ, ब्लड निकलता है हमारे अंदर से उन 4 दिनों में, महीने के। तो हम इतने भी सहज नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट में ये बता पाए दैट अ लेडी ब्लीड्स इन 4 days ऑफ अ पीरियड साइकिल। आज हम हो रहे हैं सहज, आज हम बात कर पा रहे हैं, आज हम आपके इस पॉडकास्ट के जरिए लाखों लाख लोगों तक पहुंचेंगे, पर व्यवहार बदलने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। जितना सहज आप अपने दोस्तों के लिए हो सकते हैं, उतना घर में पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए और फैमिली के लिए भी, क्योंकि पता तो सबको सब है, हाँ, पर कोई एड्रेस नहीं करता है। एंड वन हैज टू टेक द लीड कुलभूषण। जब आप पॉडकास्ट में बैठ के बात कर सकते हैं, आप घर में भी सेंसिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल। यस, अब जैसे मैं छोटे शहर से हूँ और छोटे गांव से भी हूँ, तो वहां पर मैंने देखा ना, उसको न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं। काफी बच्चे सोचते हैं कि ब्रेड का पैकेट है। नहीं, विच इज वेरी करेक्ट। ऐसा होता है कि आप एक पहली बात तो मेडिकल शॉप पे जाके ले लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप उसको न्यूज़पेपर में रैप करेंगे, आप फिर एक ब्लैक पॉलिथीन लगाएंगे, यस, सो दैट उसकी विजिबिलिटी ना हो। यस, क्यों? प्रकृति है वो, इट्स नेचुरल। इस चीज को जितना एक्सेप्ट आप जल्दी करेंगे, हमारे समाज में उत्थान आ पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब यंग बॉयज को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं आप समझे हुए हैं, फॉर देयर फ्रेंड्स, फॉर देयर वर्किंग प्रोफेशनल, द टीम दे वर्क विद, उनके लिए वो सेंसिटिव हैं, रिसेप्टिव हैं, सुनते हैं और समझते हैं।
घर जाते ही फिर घर के राजा बेटे बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मतलब मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन रिलेटिव्स में ही देखा है कि अगर मतलब किसी को हो रहे थे पीरियड्स तो उन्होंने बोला कि मतलब पैड ला देना आप, मतलब कि एक पैकेट, तो उन्होंने बोला कि नहीं खुद जाके ले आएगी या कोई और लड़की ले आएगी, मैं नहीं जाऊंगा। उसके भाई ने, Which is very मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मैं लेने जाऊंगा, मैं शादी के बाद लाइक you can buy it for your wife, then why not for your यस। sister? This very और- simple. हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि मदर्स बोलती है कि अरे मैं बोल दूंगी, तुम डायरेक्ट मत बोलना अपने भाई से, मैं बोलती हूँ या तुम्हारे That पापा is से also चुपचाप मंगवा दूंगी। इस बात पे एक बात आपको कि तुम बताती हूँ। ये भी एक चीज और बोलूंगी, आप जब भी बताना कि ये भी बोलती हैं कि तुम बेशरम हो गया, तुम खुला ऐसे बोलोगे, पता भी नहीं चलता था पहले हमारे और ये जमाने में। बेशर्माई नहीं है, हाँ। compulsion ये हमारी नीड है। Right. और ये बोला जाता था कि पहले औरतों का कुछ पता भी नहीं चलता था और तुम ऐसे खुला बोलते हो। अब ये बेशर्माई नहीं, ये हमारी जरूरत है। यस। और जरूरत के बारे में तो कहा ही जाएगा, और अपने पहले फैमिली मेंबर से हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले वही याद आता है किसी मैं भी आपको मुसीबत। बताती हूँ इस बारे में एक बात कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है। मेरी शादी हैदराबाद में हुई, तो वहां का कल्चर यहाँ से बिल्कुल फर्क है, हर महीने में फर्क है। बिल्कुल। वहां जब पीरियड आता है लड़की को, पहला पीरियड, तो वहां एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। फंक्शन कैसा होता है, जैसे यहाँ पर शादी के बाद भात का फंक्शन होता है नॉर्थ में, उस लड़की को जिसको पहला पीरियड आया है, 4 दिन के लिए बाहर घास पे बिठाया जाता है, उसके चेहरे पे हल्दी लगाई जाती है, उसकी बॉडी पे पूरी हल्दी लगाई जाती है। और मेरे लिए नया था सुनना समझना, जिसको हाफ साड़ी फंक्शन कहा जाता है। साउथ इंडिया में, साउथ की सभी स्टेट्स में हाफ साड़ी फंक्शन कहा जाता है। हाफ साड़ी फंक्शन का मतलब, हमारी बिटिया को पहला पीरियड आ गया, आप लोग प्लीज आइएगा, बैंकेट हॉल में फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, शादी जैसा प्रोग्राम होता है। मूवीज में लड़की देखा है के लिए मैंने। गहने आते हैं, उसके लिए प्रेजेंट्स आते हैं, गिफ्ट आते हैं, और उसका इवेंचुअली मतलब ये कि लड़की बड़ी हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं क्या वो ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत वोकल है अपने पीरियड्स के लिए। मेरे फैमिली में मेरे फादर इन लॉ तो नहीं है, बट और भी फैमिली मेंबर्स में, फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, वहां नॉर्मली बात करते हैं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में जो मेरे फादर इन लॉज होंगे, दे वुड आस्क मी कि तुम्हारा स्नान हो गया है क्या? स्नान होना मतलब पीरियड आ रहा है। अब आप कहेंगे मैम वो तो बहुत अच्छे हैं, आपके ससुर जब आपसे पूछ सकते हैं, आपकी सास आपसे पूछ रही हैं, सोसाइटी में वहां पे सब कुछ वोकल है, तो परेशानी किस बात की है? यहाँ तो नॉर्थ में कोई कुछ नहीं पूछता, पर परेशानी है। क्या परेशानी ये है कि जब पीरियड आता है तो वहां महिला एक कमरे में बंद कर दी जाती है, आप इस कमरे से नहीं निकलेंगी। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स वहां हैं, सब काम करते हैं, और ये भी प्रथा पहले से रही होगी। जैसे नॉर्थ में कहते हैं अचार नहीं खाना, अचार को हाथ नहीं लगाना, अचार तुम्हारा खराब हो जाएगा, मंदिर नहीं जाना, whatever, मंदिर नहीं जाना। चलिए, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट टॉपिक, उसको हम टच नहीं करेंगे। ट्रेडिशंस पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पुराने जमाने और आज को कंपेयर करेंगे तो हाइजीन में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय उतनी हाइजीन नहीं होती होगी, शायद इसलिए खट्टा खाना, मंदिर ना जाना, इस सब पे पाबंदी थी जो फॉलो होती आई। साइंटिफिकली उसको अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी, गायनेकोलॉजिस्ट भी आज ही कहती है कि खट्टे खाने से कोई परहेज नहीं है। और जहां तक ट्रेडिशन की बात है, क्योंकि वो हर रिलीजन का अपना अलग अलग ट्रेडिशन है, तो उसमें आप फॉलो करें आपका जो ट्रेडिशन कहता है। कमिंग बैक टू सदर्न इंडिया, तो वहां जब 4 दिन महिला को अलाउड है एक कमरे में आप रहें, उसके बाद जब वो पीरियड उसका 4 दिन में फिनिश हो जाता है, शी हैज टू टेक बाथ फ्रॉम टर्मरिक। हल्दी से आप नहाइए, हल्दी के पानी से, और घर में हल्दी का पोछा लगाइए। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था। कि मेरे लिए भी ये तो बहुत अच्छा है, जबकि आप बात कर रहे हैं। एक ससुर अपनी बहू से पूछ रहा था तुम अभी स्नान में हो? ठीक है, अगर आप स्नान में हैं तो आप बिंदी नहीं लगाएंगे, कुमकुम नहीं लगाएंगे, आप मांग नहीं भरेंगे, आप पूजा की कोई चीज, मतलब फिर जहां बात हो रही है उसके साथ उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। देश के एक हिस्से में जहां पीरियड्स के बारे में नॉर्मली बात हो रही है, और उसके साथ उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। और साउथ इंडिया का पूरा ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। और यहाँ आपके जो मेजरली ऑडियंस होंगे वो नॉर्थ इंडियन होंगे,
Right. जो उस बात से ताल्लुक रखेंगे कि हाँ मम्मी के पीरियड के बारे में हम बात नहीं कर सकते, सिस्टर के बारे में हम कैसे हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे इस पॉडकास्ट के जरिए कि आप बात कीजिए, हम कह रहे हैं आप सेंसिटिव हो जाइए, आप संवेदना फील करिए। जो आप अपने एक दोस्त के लिए कर सकते हैं वो आपको अपनी बहन के लिए भी करनी चाहिए। अग्री टू इट? बिल्कुल यस, बिल्कुल एग्री। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि वहाँ पे ऐसा होता है। आप रिसर्च करिए, आप देखेंगे फर्स्ट साड़ी बोनी या लहंगा, फर्स्ट साड़ी फंक्शन जो होता है हाफ साड़ी फंक्शन कहा जाता है, जिसमें लहंगा मिलता है, उस बच्ची को दुल्हन की तरह सजा के स्टेज पे बिठाया जाता है, तो उसके वो पीरियड का फर्स्ट पीरियड का सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि हमारी बात चल रही है तो मैं दिमाग में मतलब मेरे माइंड में एक चीज और आई। जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे क्या करते थे, 6th या 7th क्लास में हमें ना सब गर्ल्स को सिर्फ 6th क्लास से 12th क्लास की गर्ल्स को सेमिनार रूम में लेके जाते थे, वही ऑडिटोरियम में, एंड वहाँ पे सब लेडी टीचर्स पीरियड्स के बारे में बता दी थी, लेकिन बॉयज को नहीं लेके जाते थे। इसमें मैं Never. एक भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हमारे स्कूल में भी हुआ था और Never. हम जो है ना लड़के काफी ज्यादा क्यूरियस थे, भाई क्या मीटिंग हुई, कोई हाँ। बताने को तैयार नहीं, कोई लड़की नहीं बता रही, कोई टीचर। बाहर जाके कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं करेगा, जो हमने बताया बस किसी से कोई बात नहीं करनी है, विच इज बस। वेरी बैड। वही अगर एक कॉमन क्लास में बता दिया जाए हम्म। तो वो फालतू वाली क्यूरियोसिटी थी, आप वहीं शांत कर देंगे। हाँ हाँ और आप एक एज ग्रुप के 2 बच्चों को अवेयर कर देंगे दैट दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो एक फीमेल की बॉडी में टीनेज में होता है। जहां आप उस पर पाबंदी लगाते हैं, जहां आप कहते हैं बॉयज आर नॉट अलाउड, ओनली गर्ल्स विल गो, वहीं से खुराफात दिमाग की स्टार्ट होती है और वहीं से वो जानने की इच्छा शक्ति की हुआ क्या था वहां डिस्कशन, हाँ, लड़कियां हुआ क्या लेकर आई हैं हाथ में, लेट्स सी व्हाट आर दे कैरिंग। तो एजुकेट करने का सही तरीका भी हमें आना चाहिए हमारे स्कूल्स में। और व्हाई नॉट टू टेल दिस टू एवरीवन कॉमनली, क्योंकि सबको एक एज ग्रुप को आप बताएंगे तो वो ठीक से इंफॉर्मेशन नीचे फॉलो होती है और ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का ही एक तरीका है। स्कूल ही सबसे बेस्ट जगह होती है सिखाने की, वहीं पर ही गलत चीजें सिखा देते हैं और हमें भी बताते हैं ना, तो हो सकता है हमारी जो क्लासमेट है उसको हेल्प चाहिए, हम हेल्प करते, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया तो क्या मैं ही ये नहीं होगा। कहूंगी कि गलत चीजें सिखाई जाती है, स्कूल है, स्कूल में सब Right, जगह right. ठीक ही सिखाया जा रहा है, पर शायद हमें तौर तरीके थोड़े से बदलने की आवश्यकता है। हाँ। Right. जो पहले चल गया शायद अब नहीं चल सकता, हमें थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए। थिएटर की भाषा में एक चीज यूज की जाती है, इम्प्रोवाइज करना, कि हमने आपने जो भी पहले तय किया हो कि हम इस एंगल पे बात करेंगे, पर अभी फ्री फ्लो में जो हम बात कर रहे हैं हम उस पे सवाल जवाब कर रहे हैं Right, दूसरे से, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। कि अगर हम पहले नहीं कर पाए उसको डिसाइड, तो हम अब डिसाइड करें बच्चों की बेहतरी और उनकी मेंटल वेलनेस के लिए। अगर हमें कुछ नई चीजें भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़े स्कूल एजुकेशन में तो हमें करनी चाहिए। इसी से मुझे एक बात जो मैं जोड़ना चाहती हूँ, सेक्स एजुकेशन पे हम लोग बात नहीं करते, उसको हमने एक टैबू बनाया हुआ है और वही टैबू है जो नाना प्रकार से फिर समाज में दिखता है। आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी तरह से भी आगे जीवन में बढ़ सकती है और अगर वो नेगेटिव बन गई और आप गलत संगत गलत आदत में पड़ गए और आप गलत तरीके से किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप यू कैन बिकम एन ईव टीजर एंड इवेंचुअली एन ईव टीजर कैन लीड टू सो मेनी बैड थिंग्स फर्दर। तो आपको ठीक तरह से ठीक समझ के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस स्कूल्स में होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने बेटे की सेक्स एजुकेशन पे खुद काम करती हूँ एंड टू टेल यू हियर, दिस सेक्स एजुकेशन इज नॉट जस्ट गुड टच बैड टच। अब हम उससे मच बियॉन्ड हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं। एक क्लिक पर बच्चे को हर चीज का एक्सेस है और हमारे स्मार्टफोन्स जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, ऑल्दो दे गिव एज बार, ये वीडियो कंटेंट 18+ के लिए है, अगर बच्चों से रिलेटेड कंटेंट है तो 13+ के लिए है। यूट्यूब भी आपसे पूछेगा कि क्या ये किड्स वीडियोस हैं, बच्चों में सर्कुलेट की जा सकती हैं। कितने पेरेंट्स हैं कि एज बार देख के वीडियो क्लिक ऑन करते हैं? नहीं। आई मेड श्योर, मुझे अगर अपने बेटे के साथ एक पर्टिकुलर मूवी की सीरीज देखनी है जो कि 7 मूवीज हैं, तो वी विल सी कि अभी ये 7+ है तो हम देख सकते हैं। इफ इट इज कमिंग 13+, देन मम्मा हैज टू सिट नेक्स्ट टू यू।
तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हम्म। ध्यान रखनी होती हैं पेरेंटिंग में, ताकि राइट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दैट टू सेक्स एजुकेशन, आप अपने बच्चे को दे पाए। और एक चीज, बच्चा अगर आपसे कभी कुछ पूछ रहा है, तुम गलत बात करते हो, तुम्हारी सोच गलत है, आप उसकी पिटाई ना करें। पिटाई करना इज नॉट सोल्यूशन, डांटना इज नॉट द सोल्यूशन, बल्कि आपका बच्चा आपसे ही सवाल पूछ रहा है तो जवाब आप ही को देना है। वरना वो जो अंदर की उपज है सवाल की, वो कहीं और जाएगा सवाल पूछने, आंसर तो मिलेगा ही उसे, और गलत तरीके से मिलेगा, बिल्कुल किसी और संगत में मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, आधा अधूरा जवाब मिलेगा, हो सकता है उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, उन शब्दों में मिलेगा। तो पेरेंट्स हैव टू डिसाइड। अगर बच्चा आपसे ये पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय अ टॉडलर टू मी कि मैम व्हाई डू when women go to washroom, why do they sit and why do men stand? तो क्या कैसे जवाब देंगे आप बच्चों का? अगर आपसे 4 साल का बच्चा ये सवाल कर रहा है, आपको उनके लेवल पे आना होगा। आप 4 से 5 साल के बच्चे के कान क्या शब्द सुन सकते हैं, दैट इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। आप ये नहीं कह देंगे कि तुम खराब बात कर रहे हो, तुम गंदी बात कर रहे हो, तुम्हें ये बात नहीं करनी है, थप्पड़ लगा दो, किसके साथ है, कौन इसके दोस्त हैं, आजकल क्या कंटेंट देखता है, यूट्यूब इसका बंद कर। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? उनसे बात करनी है, उनको बच्चे के सवाल का जवाब देना, जिस तरीके से वो समझ पाए वैसे वर्ड, इजीएस्ट वे, क्योंकि वो 13 साल का नहीं है, वो 3 साल का है, वो 4 साल का है, वो 5 साल का है। तो आप उसको कहेंगे कि God has made our genitals this way, हम इस तरीके से डिजाइन है कि हम अगर फीमेल्स बैठकर वॉशरूम यूज करती हैं तो फीमेल्स खड़े होकर भी कर सकते हैं। बहुत छोटा जवाब है ये, पर बच्चे के दिमाग पे इम्पैक्ट कर सकता है ये मुझसे सवाल एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था, इसलिए मैं इस बात को यहाँ कोट करते हुए जवाब दे रही हूँ कि हम लोग सोचते भी नहीं है कि बच्चों के दिमाग में क्या बात कैसे चल रही होगी। बिना सोचे समझे हम कह देते हैं कि तुम गलत पूछ रहे हो। तो अगली बार से अंशिका, आपसे कोई बच्चा सवाल कर रहा है तो आपको नाप तोल के बैलेंस करते हुए जवाब देना है, कम दो पर देना है। तो हम जैसे हम यंग ऑडियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट के बारे में, तो आजकल ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ट्रेंड चल रहा है। हर कोई मैं स्पिरिचुअल हूँ, हर किसी की इंस्टा बायो में स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगा, लेकिन उनको रियल मीनिंग नहीं पता है कि रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे कि रियल में स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ी हुई हैं। मैंने स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में अगर हम बात करें तो अलग अलग विधाओं का अध्ययन किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ। और ये जो अध्ययन है कुलभूषण, ये ऐसा नहीं है जिससे मैं अपना ब्रेड बटर अर्न करूं, वो मेरा अलग प्रोफेशन है। स्पिरिचुअलिटी आपके खुद के लिए होती है, और स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअल पाथ खुद से मिलने की राह है। स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग रिलीजियस आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मंदिर जाना, व्रत रखना, बहुत पूजा पाठ करना, रोज हनुमान चालीसा पढ़ लेना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप मंदिर जाए बिना भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप व्रत रखे बिना भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप 10 मिनट आंख बंद करके खुद से बैठे और बात करें, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। खुद को जानना, आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं लाइफ की, जो आपको डिलेमा फील हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने करियर के लिए, उसके जवाब कहाँ हैं? आपके खुद के अंदर हैं। आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप से बेहतर जज आपके लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, बिलीव मी। नॉट योर पार्टनर्स, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर सिबलिंग्स, इट्स यू योरसेल्फ। तो खुद से बात करनी बहुत जरूरी है अंशिका। हर दिन खत्म करने के बाद रात को सोने से पहले 10 मिनट आंख बंद करके खुद से कनेक्ट करना है, और उस डिवाइन से कनेक्ट करना है। जब आप खुद मिलते हैं, जब आप अपनी इंट्यूशन पे काम करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको अपने आप डिवाइन आपकी राह दिखा रहा होता है। मैं मानती हूं जो आपने कहा, ये बात ठीक है कि पोस्ट कोविड एक ऐसा दौर शुरू हुआ ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पर रील्स में, जब आप एक स्क्रॉल करते हैं फिर दूसरा आता है, फिर कुछ और आता है, सभी सबको सब कुछ सिखा रहे हैं। मैंने भी बहुत सी विधाएं पढ़ी हैं और मैं आज भी पढ़ ही रही हूं। मैं आज भी सप्ताह में 2 दिन
कुंडलियों की रिसर्च पे बात कर रही होती हूँ, तो वो मेरी इच्छा है करने की। तो आपकी इच्छा क्या है? हो सकता है किसी को नेचर में खड़े होके ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल फील होता हो, कोई पानी से बहुत कनेक्ट करता हो। तो ये देखना होगा, ये खुद से खुद की राह है जो हर किसी को करनी चाहिए। देन यू गेट द आंसर्स। आपकी परेशानियां कम होती हैं लाइफ में, तो स्पिरिचुअल तो सबको होना ही चाहिए। एक और मेरे माइंड में इससे क्वेश्चन आया, जैसे कि हीलिंग के बारे में आजकल बहुत चल रहा है, हीलिंग कोच, ठीक है। तो आजकल की जैसे कि फैमिलीज हो रही है, फैमिली क्या, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, तो फैमिली को तो टाइम नहीं दे पाते, आपस में बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर 1 घंटा हीलिंग का अलग से निकाल लेंगे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यस, ऑफ कोर्स आई वुड एग्री टू इट। दिस इज द न्यू ट्रेंड। जो ऑनलाइन दिख रहा है उसको अवेल कर लो। तो ये ट्रेंड है, मतलब पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर स्ट्रेस भी है तो आप मिलके बात करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहते थे, पर आज हमें लगता है लेट्स गो टू अ थेरेपिस्ट। सबसे बेहतर थेरेपिस्ट, इफ यू आर नॉट ऑन दैट एक्सट्रीम डिप्रेशन लेवल जहां आपको सच में थेरेपिस्ट की जरूरत पड़े। मैंने अपनी बात में आपको पहले भी कहा था कि बहुत से लोग मेरे साथ कंसल्ट करने सिर्फ इसलिए आते हैं टैरो या कुंडली। मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, बहुत सिलेक्टिव करती हूँ, पर फिर भी इसलिए आते हैं कि मैं उनकी बात सुन पाऊं। ऐसे बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स मैं जानती हूँ जिनकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिनको 10 घंटे 9 घंटे सिर्फ एक चेयर पे बैठना है सिस्टम के आगे, एंड वीकेंड दे सीक सम स्पिरिचुअल डिवाइन हीलिंग। तो बिकॉज आई डू प्राणिक हीलिंग, तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारे पास जो सिर्फ ये कहते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है। और आपकी जनरेशन की ये सबसे बड़ी समस्या है, वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना। और जहां से हमने शुरू किया था वही हम खत्म करते हुए भी बार बार आ रहे हैं कि हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म, पेट्रियार्की का, जेंडर सेंसिटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का, वर्क लाइफ का। तो जहां इम्बैलेंस होंगी चीजें वहां गड़बड़ाएंगी, वहां वो आपको स्ट्रेस देंगी। तो आप लोग शायद बैलेंस करने में दिक्कत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहां संतुलन बनाएंगे परिवार का, समाज का, पढ़ाई का, पैसे का, तो चीजें ठीक लगेंगी। काफी सारी चीजों का सॉल्यूशन बैलेंस ही है। बैलेंस ही है। बैलेंस कर लोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यिंग यांग, इफ यू कनेक्ट टू ब्लैक, आपने देखा होगा यिंग यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, हीलिंग की हर विधा यही बात कर रही है। प्लस माइनस, मतलब हमें संतुलन करना है ना। तो हीलिंग की दुनिया, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आपको संतुलन ही सिखाया जाता है, आपको सेल्फ अवेयरनेस ही कराई जाती है, आपको आपसे मिलाया जाएगा। मेडिटेशन का कोई भी फॉर्म आप प्रैक्टिस कीजिए, पर खुद से जुड़िए तो राह आसान होगी। ओके, आज बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली और हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे भी बात की जो कि हर किसी को अवेयर होना चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में सबको पता होना चाहिए, और खासकर ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बॉयज को बहुत जरूरत है जानने की, और हमारी यंग ऑडियंस को भी। तो फिर एक मजेदार पॉडकास्ट रहिए, एक और शूट करेंगे मैम के साथ कोई और अमेजिंग सा टॉपिक रख के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय बाय। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैम से कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को ना अपनी फैमिली के साथ देखना, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ और पापा के साथ। थैंक यू। थैंक यू। आप चुप रहो, अब मुझे बोलने दो, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी। एक मिनट, कॉल आ रही है गेस्ट की। फ्री फ्लो में बात कर। आप करो। सॉरी सर, वो ना हम शूट में थे। आई एम सॉरी, इसको काट लेना। एक्सक्यूज मी। एकदम ही कॉल आ गया। वो ये बोल रहे थे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, कैंसिल करना पड़ेगा। फिर कहता है मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं मैम, मैं सच में नहीं आ रहा हूँ। अरे मैं बस आ गया हूँ, रास्ते में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, तो इसी चीज से इतना अच्छा फ्लो बन रहा था, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अंशिका सब बहुत मैं ही भूल गई, सॉरी, दोबारा